हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये रिलेट करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी वाले चैप्टर से, जो कि रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से। सेक्शन 128 बताता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज़ लाइबिलिटी। श्योरिटी के लाइबिलिटी का नेचर और एक्सटेंट के बारे में डिस्कस करता है। अब सेक्शन 128 बोलता है द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलता है सेक्शन 128? द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं हो तब तक ये माना जाता है कि श्योरिटी का लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है विथ प्रिंसिपल डेटर। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि को एक्सटेंसिव वर्ड का क्या मतलब होता है। को एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल होता है उतना ही श्योरिटी का भी लायबिलिटी होता है। श्योरिटी इज liable for what the principal debtor is liable। डेटर क्या कोएक्सटेंसिव का मतलब होता है श्योरिटी उतना ही लायबल होगा जितना प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी होता है। अब हाँ, ये कम भी किया जा सकता है लाइबिलिटी, श्योरिटी की लाइबिलिटी को कम भी किया जा सकता है, बट उसके लिए हम लोग को एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि श्योरिटी का लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर से कम है। अब मान लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी को रिक्वेस्ट किया कि तुम सी को लेंड करो 10,000 रुपीज़ टू सी। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पर श्योरिटी कौन है? श्योरिटी है, हाँ, और ये गारंटी दिया कि अगर सी विद इन अ मंथ पे नहीं करेगा तो हम उसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर श्योरिटी कौन है? श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी देता है। तो ए गारंटी दे रहा है तो वो श्योरिटी हो गया। अब यहाँ बी कौन है? बी लेंड कर रहा है अमाउंट आफ्टर रिक्वेस्ट ऑफ ए, तो बी कौन हो गया? क्रेडिटर। और किसका प्राइमरी लाइबिलिटी है? वो है प्रिंसिपल डेटर का। प्रिंसिपल डेटर का प्राइमरी लाइबिलिटी है जिसके डिफ़ॉल्ट पे श्योरिटी पे करेगा अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोग 3 पार्टीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग श्योरिटी के लाइबिलिटी के, एक का लाइबिलिटी। तो सबसे पहले ए का लाइबिलिटी जो होता है वो को एक्सटेंसिव होता है प्रिंसिपल डेटर। मतलब सी जितने अमाउंट के लिए लायबल है ए भी उतने अमाउंट के लिए लायबल है। तो ए कितने अमाउंट के लिए लायबल होगा? तो वो 10,000, जितना सी का लाइबिलिटी था उतना ही ए का भी लाइबिलिटी होगा, तो वो 10,000 अमाउंट के लिए लायबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर। अब यहाँ पर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एग्री कर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली मेंशन करें कि हम सिर्फ 5,000 रुपये कंपनसेट करेंगे, अगर सी डिफ़ॉल्ट करता है तो सिर्फ 5,000 रुपये देंगे, तो इन दैट केस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेसली यहाँ पर बोला गया कॉन्ट्रैक्ट में, और श्योरिटीज़ के लाइबिलिटी को कम कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पर एक एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक्सप्रेस्ड है इसीलिए, वरना जितना लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर का होता है उतना ही श्योरिटी का भी होता है। तो ये था मतलब को एक्सटेंसिव का। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि श्योरिटी का लाइबिलिटी कब अराइज होगा? श्योरिटी का लाइबिलिटी कब अराइज होगा? श्योरिटी का लाइबिलिटी तब अराइज होता है जब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है। प्रिंसिपल डेटर जिस वक्त डिफ़ॉल्ट करता है उस वक्त श्योरिटी का लाइबिलिटी अराइज करता है। डिफ़ॉल्ट्स उसी वक्त श्योरिटी का लाइबिलिटी अराइज होता है। इसका क्या मतलब? एज सून एज द प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट्स द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी बिगिन्स। और वो क्या होगा? को एक्सटेंसिव होगा विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर।
मतलब श्योरिटी वो सारे सम के लिए लायबल होगा जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है। हाँ, अगर कोई कंडीशन पहले से इम्पोज कर दिया गया हो, मान लिया जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि ए ऑलरेडी ये कंडीशन लगा चुका था कि 5,000 ही हम कंपनसेट करेंगे, तो उतने सम के लिए लायबल नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन इम्पोज कर दिया हो जैसे को श्योरिटी मतलब होता है, मान लिए ए बोला बी को कि तुम सी को लेंड करो 10,000 रुपीज़। यहाँ हम लोग को श्योरिटी का मतलब देख रहे हैं, तो ये बोला, रिक्वेस्ट किया कि तुम सी को लेंड करो 10,000 रुपीज़। हम ये अमाउंट कंपनसेट करेंगे ऑन कंडीशन कि अगर डी उसको ज्वाइन करेगा इसको कंपनसेट करने में। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 श्योरिटी है, मतलब को श्योरिटी, यहाँ पर को श्योरिटी। तो अगर कोई ऐसा मान लिया कंडीशन इम्पोज हो, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल होगा तभी लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइज होगा। ये हम लोग देखे थे सेक्शन 144 ऑफ जो कि डिस्कस करता है ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी। तो ये हो गया कब लायबिलिटी अराइज होगा, तो जब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा। अब अगर प्रिंसिपल डेटर का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करता है या उसका लायबिलिटी सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उसका लायबिलिटी, तो श्योरिटी का लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट इसमें ये कहता है कि श्योरिटी का लायबिलिटी ज़रूरी नहीं है प्रिंसिपल डेटर को शू किया गया हो तभी अराइज हो सकता है क्रेडिटर का मन करे और वो प्रिंसिपल डेटर की जगह पहले श्योरिटी को ही शू कर दे, तो श्योरिटी लायबिलिटी कंटिन्यू करता है। अगर प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी सीज भी हो जाए, मतलब उसको सीज नहीं, अगर उसको शू ना किया गया, ए मान ले यहाँ पर ये क्रेडिटर है, ये सी को ना शू करके, लायबिलिटी तो अभी भी है, सी को ना शू करके डायरेक्ट ए को शू करे, इस वाले एग्जांपल में नहीं, इसके पहले वाले एग्जांपल में डायरेक्ट ए को शू करे। तो अगर प्रिंसिपल डेटर का को क्रेडिटर जो है शू नहीं भी करे तब भी श्योरिटी का लायबिलिटी कंटिन्यू रहता है। तो ये आज हम लोगों ने देखा सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कुछ बेसिक पॉइंट को। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी नेचर का होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा तो वो उसी अमाउंट जितना प्रिंसिपल डेटर का डिफ़ॉल्ट है उसी अमाउंट जितना वो भी लायबल होगा, मतलब को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। Whatever amount principal debtor is liable, surety is also liable for that amount. सेकेंड पॉइंट था कि लायबिलिटी इमीडिएटली अराइज करेगा एज सुन एज द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स। और फिर थर्ड पॉइंट ये कहता है क्रेडिटर हैज़ राइट टू शू द श्योरिटी डायरेक्टली विदाउट टेकिंग एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो ये था हमारा सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।